दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से स्पोर्ट्स नेक्स्ट के पॉडकास्ट सीरीज में, जहां पर हम आईपीएल के हर मैच की प्री एंड पोस्ट एनालिसिस करते हैं। और आज हम बैठे हैं पोस्ट मैच एनालिसिस के लिए, एक ऐसे मैच की जहां पे इस पूरे आईपीएल टूर्नामेंट का एक पेस सेटअप होने वाला था। ऐसा लग रहा था कि कुछ रिकॉर्ड्स इसमें बनेंगी, कुछ पुराने जो प्लेयर्स हैं उनकी हार वापस आएगी, लेकिन ऐसा हो न सका। और चेन्नई वापस जीत न सकी और दिल्ली ने चेन्नई को 25 रन से रौंद दिया इस मैच में। अक्षय, आएंगे आपके पास। थोड़ा सा शुरुआती विश्लेषण कीजिए, कैसा रहा ये मैच। देखिए, मैच जो था चेन्नई सुपर किंग्स के होम ग्राउंड पे था। तो उम्मीद तो सबको यही थी कि होम ग्राउंड पे चेन्नई ये इस मैच को जीतेगी, और स्पेशली उनका डीसी के अगेंस्ट रिकॉर्ड भी काफी अच्छा रहा था। 2010 से चेन्नई अपने घर में डीसी से एक भी मैच नहीं हारी थी, और आज 15 साल बाद डीसी ने चेन्नई को चेन्नई के घर में हरा दिया है। विकेट हम लोग को पता था, एक्सपेक्टेड था कि स्लो तो रहने वाला ही है ना। उसके बाद भी जिस तरीके से डीसी ने वहाँ बैटिंग करी, स्पेशली केएल राहुल को मैं मेंशन करूंगा। एक स्लो विकेट पे आपको कैसे सेंसिबली बैटिंग करनी चाहिए वो केएल राहुल ने बखूबी दिखाया। पूरा हम्म। गेम वो चला के लेके गए, और देखिए आप फ्लेक्सिबिलिटी उनकी देखिए। बेचारे पिछले मैच में फोर्थ पोजीशन पे खेले थे, अब उन्हें ओपन करना पड़ा बिकॉज फाफ डू प्लेसी इंजर्ड थे, थोड़ा सा मैच फिट नहीं थे। तो अचानक से उन्हें ओपन करना पड़ा, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से अपनी लय पकड़ी और जिस तरीके से मैच का पेस बना के रखा। हर आप ये मान के चलिए, मेरे को तो कभी ऐसा लगा नहीं कि डीसी मैच में कभी बाहर था जब बैटिंग कर रहे थे, स्पेशली क्योंकि 8 रन पर ओवर वो लेके एक चल रहे थे नेट रन रेट, सॉरी हम्म। रन रेट हम्म। अपना। तो उसके चक्कर में किसी और बैट्समैन पे ऐसा कोई प्रेशर नहीं आया था, और बहुत बढ़िया तरीके से उन्होंने इनिंग्स को पेस आउट किया। तो हम्म। सीएसके के लिए अब चिंता का विषय ये बन गया है कि अब 9th पोजीशन पर वो पहुंच गए हैं पॉइंट टेबल पर। तो अब अपने घर पे भी नहीं जीत पाए, तो बाकी मैचेस, आने वाले मैचेस में वो कैसे खेलेंगे ये देखना इंटरेस्टिंग रहेगा। एक चीज और मैं ऐड करूंगा, जैसा इन्होंने कहा कि डीसी ने 15 साल बाद हराया है चेपुक में। आई थिंक अभी आरसीबी ने भी लास्ट गेम 17 साल बाद हाँ जी। हराया था। तो अब क्या, आज मुझे लग रहा है चेन्नई की शुरुआत हो गई है कि सारे पुराने सालों के रिकॉर्ड टूटने स्टार्ट हो गए हैं। चेन्नई का डाउनफॉल आ किला गया। ढहना चेन्नई का किला ढहना शुरू हो गया है, और इसका मुझे लगता है सबसे बड़ा कारण यह है कि चेन्नई के जो सेनापति थे, या यूं कहेंगे डिफैक्टो सेनापति अभी भी हैं, वो कमजोर पड़ते जा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं धोनी की, और ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग गेम हो सकता है धोनी के लिए, क्योंकि अगर हम देखेंगे पिछले कई सालों बाद धोनी को 9 ओवर्स खेलने का मौका मिला था। और जिस सिचुएशन में चेन्नई थी, वहां पे लग रहा था कि धोनी की जो काबिलियत रही है वो उसको बखूबी वहां पे दिखाएंगे, एक बार फिर से प्रदर्शनी लगेगी उनकी छक्के और चौकों की, और मैच सीएसके को जिता लेके जाएंगे। लेकिन जैसा हमने शुरू में कहा, ऐसा हो ना सका, और चेन्नई ये मैच जीत ना सकी। क्यों? क्योंकि उनके सेनापति अपने रंग को दिखा ना सके। तो थोड़ा सा समय लेके हम लोग धोनी की बात करें कि क्या धोनी का रिटायरमेंट समय आ गया है। देखिए, पहले मैं थोड़ा सा मैच से रिलेटेड फैक्ट्स की बात करता हूँ। अक्षर पटेल का विकेट गिरा था दिल्ली की साइड से एग्जैक्ट 10.4 ओवर्स में, और तब उनका स्कोर था 90 रन 3 विकेट पे। और एग्जैक्ट 10.4 पे सीएसके का 5वां विकेट गिरा था अजय रविंद्र जडेजा के रूप में, जब हम्म। धोनी बैटिंग करने आए थे। और तब इनका स्कोर था ऑलमोस्ट 74 या 75 रन, 5 विकेट पे। तो मतलब यदि आप उस टाइम तक का कंपैरिजन करेंगे तो स्कोर्स में 15-16 रन का ही गैप था। राइट, और जब आपके पास बैंक में धोनी जैसा बैट्समैन हो, राइट, और वो चेपक में खेल रहे हो जहां क्राउड जिस तरीके से उनको फॉलो करता है, चेंट करता है, या जो धोनी का अपनी काबिलियत रही है, या जो उनकी स्ट्रेटेजी रही है, तो वो लग रहा था कि शायद मैच निकालना आपको ऑलमोस्ट 60 गेंदों में, या ऑलमोस्ट 56 गेंदों में 100 रन बनाना कोई बहुत दूर की बात नहीं थी। बट शायद वो स्टार्टिंग से ही जो इंटेंट से खेले, वो शायद इंटेंट नजर ही नहीं आए कि मैच जीतने के लिए आएंगे। अब मैं आता हूँ उस रिटायरमेंट वाली बात पे। तो जहां तक आपने सवाल पूछा रिटायरमेंट का, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद वो मनी मन रिटायरमेंट ले चुके हैं। बस बस फॉर्मली अनाउंस करना बाकी है, और हम्म। वो उनके गेम में नजर आ रहा है। सिर्फ रिटायरमेंट सिर्फ इससे नहीं होता कि आप परफॉर्म क्या कर रहे हो ग्राउंड पे। रिटायरमेंट इससे भी होता है कि आप किस गेम को किस तरीके से चलाया करते थे, और आज आप क्या ना कर पाने में सक्षम है। तो वो भी हम्म। एक रिटायरमेंट की हिंट है। नहीं, मैंने रिटायरमेंट की चर्चा इसलिए की अक्षय, क्योंकि
ऐसा आई थिंक पहली बार देखा गया जहां पे धोनी के पेरेंट्स, माता जी और पिताजी आए इस मैच को देखने के लिए। और एक बार अगेन तारीफ करनी पड़ेगी कैमरामैन की, जिस तरीके से वो क्रूशियल मोमेंट्स को पकड़ते हैं। तो साक्षी धोनी जब वो मैच देख रही थी, और अगर लिपरेट की कर बात की जाए तो साक्षी धोनी शायद चर्चा कर रही है, शायद लास्ट मैच है, लास्ट बॉल है, ऐसा कुछ करके वो कह रही है। तो इसलिए कहीं ना कहीं ये सवाल उठता है। और जिस तरीके से धोनी मैदान में उतरने के पहले पेरेंट्स का आशीर्वाद लेते हैं, वहां जाते हैं, और अगेन जैसा खेला वो तो कर सबने देखा। तो क्या लगता है कि कहीं ना कहीं वो जैसा रितेश कह रहे हैं, मन ही मन तो रिटायर हो गए हैं, मन बन चुका है, अनाउंसमेंट आने वाला है अक्षय? देखिए मेरे हिसाब से देखिए सबसे पहले तो मैं यहाँ पे सबसे पहले चेन्नई सुपर किंग्स के कोच की बात करूंगा, स्टीवन फ्लेमिंग की। फ्लेमिंग ने ये पहले एक स्टेटमेंट दिया था कि धोनी को 10 ओवर बैटिंग करना बहुत मुश्किल हो रहा है ना। हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया इस बारे में। प्लस फिर अभी कल के मैच की अगर मैं बात करूं तो कल के मैच में भी पोस्ट मैच में स्टीवन फ्लेमिंग ने बताया था कि क्या नाम है, धोनी का जो मतलब संन्यास अगर वो लेते हैं तो उसका डिसीजन सिर्फ उन्हीं को पता है और किसी को नहीं पता अभी, है ना। वो टीम में वो उनने शेयर किया नहीं है। और आपको पता ही है जैसे धोनी ने भी जब वनडे से संन्यास लिया था 2019 के वर्ल्ड कप के 1 साल बाद लिया था, लेकिन 1 साल तक वो कोई मैच नहीं खेले थे। तो धोनी अगर रिटायरमेंट लेंगे तो ऐसे ही लेंगे कि आपको चुपचाप ही वो बता देंगे, ऐसे ग्राउंड पे उनको फेयरवेल वगैरह शायद नहीं चाहिए, शायद उन्हें नहीं पसंद है। बिकॉज टेस्ट से भी उन्होंने भी ऐसे ही मतलब टेस्ट क्रिकेट से भी उन्होंने ऐसे ही वो लिया था 2000 आई थिंक 2014-15 की सीरीज थी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी ऑस्ट्रेलिया में। तो उनने सेकंड टेस्ट में इंडियन टीम की कैप्टनसी करने के बाद फिर टेस्ट मैच से ले लिया था संन्यास। तो उन्हें ज्यादा शोर शराबा पसंद नहीं है। तो हो सकता है कि कल के मैच के बाद वो शायद एक हफ्ते में या 1-2 हफ्ते में रिटायरमेंट की घोषणा कर दें, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अभी अगर सीएसके के लिए वो रिटायरमेंट लेते भी हैं तो आई डोंट थिंक कि टीम पे कोई इतना बड़ा फर्क पड़ने वाला है, बिकॉज धोनी अभी बैट से रन नहीं बना रहे हैं। हम्म। और एक वो पर्टिकुलर स्पॉट ऐसा है जहां पे सीएसके को एक ऐसा बैट्समैन चाहिए जो थोड़ा सा आपको तेज रन बना के दे। करेक्ट, बिकॉज करेक्ट। अगर आप उनकी 1-2-5 की जो बैटिंग देखेंगे वहां पे एक शिवम दुबे इकलौते ऐसे बैट्समैन है जो थोड़ा बहुत रिस्क लेके खेलना जानते हैं, जो बड़े बड़े हिट्स मारते हैं। अदरवाइज हर कोई जो बैट्समैन है उस टीम में वो स्ट्राइक रेट 100-120 के आसपास ही खेल रहा है। तो अभी मैं उन्हें, उसी पर आ रहा था, हाँ। हाँ तो क्योंकि अभी उन्हें, अभी जैसे जैसे अभी हम बात कर रहे थे, बाकी बैट्समैन को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी और तेज खेलना पड़ेगा। अ, हालांकि एक अच्छी साझेदारी बनी विजय शंकर और धोनी के बीच में, लेकिन जिस तरीके से दोनों ने खेला, ऐसा लग रहा था कि पहले इनिंग की बैटिंग हो रही है हम्म। और अपने पेस के हिसाब से खेल रहे हैं वो लोग। अच्छा ठीक है, लास्ट में मार देंगे, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, एक डिसेंट टोटल हमने लगा दिया है। उन्हीं ने तो प्रूव कर दी, अपनी अपनी सारी कहानी प्रूव कर हम्म। दी, रिटायरमेंट के वर्ड्स पे है। जय शंकर ऐसा क्यों खेल रहे थे, उनके दिमाग में क्या चल रहा था? वो एक वापसी कर रहे हैं, उनके ऊपर तो एक होना चाहिए कि हाँ मुझे एक मेडल प्रूव करना है यहाँ पे, तेज खेलना चाहिए था उनको। क्या लगता नहीं है? देखिए, बड़ा सरप्राइजिंग फैक्टर ये रहा था कि विजय शंकर खुद क्या नाम है चेन्नई के लिए खेलते हैं, मतलब डोमेस्टिक में भी इसी उसमें खेलते हैं, इसी सर्किट में खेलते हैं, इसी ग्राउंड पे खेलते हैं। और सबसे बड़ी बात है वो पहली बॉल से ही स्ट्राइक कर रहे थे। वो मेरे ख्याल से सेकंड बॉल पे आउट हो चुके थे मिचेल स्टार्क की, वो टीम ने रिव्यू नहीं लिया। अदरवाइज वो यॉर्कर एक मारी थी मिचेल स्टार्क ने जो इन हाँ, स्विंग हाँ, यॉर्कर हाँ, थी, हाँ। मिडिल स्टंप पे जा रही थी, वो क्लियर आउट थे। बिल्कुल, बिल्कुल। तो विजय शंकर बिल्कुल भी लय में कल दिखे नहीं थे। वो बस ये था कि 3 बार तो उनने कैचेस दिए जो ड्रॉप कर दिए गए, एक उनका रनआउट रह गया था, तो वो लय में तो दिखे ही नहीं। उन्हें इतने चांसेस मिले उसके बाद भी उस चांस को उन्होंने भुनाया नहीं। मतलब आप बड़े हिट्स मार सकते थे, आपको इतने चांसेस मिल रहे हैं, दिन था आपका, देखिए आपने अल्टीमेटली 50+ तो स्कोर किया ना आपने, है ना। तो आपको उसमें इंटेंट दिखाना चाहिए था, वो इंटेंट कहीं नहीं दिखा। वो बस सरवाइव करने के लिए खेल रहे थे। शायद मुझे ये लग रहा था कि मतलब नेक्स्ट मैचेस में मेरी टीम में जाके बनी रहे, वो उस इंटेंट से खेल रहे थे। लेकिन उन्हें इंटेंट कुछ और दिखाना था मैच जीतने का, जो उन्हें नहीं दिखाया। बिल्कुल, बिल्कुल। रितेश, आपसे जानना चाहेंगे हम कि जिस तरीके से अभी अक्षय ने चर्चा की कि विजय शंकर के कैचेस छूटे छूटे या छोड़ दिए गए, क्योंकि जिस तरीके की चतुर और चालाक कप्तानी अक्सर कर रहे हैं, लगा होगा कि शायद अरे इसका विकेट ना ले तो बेहतर है। इस तरीके की रन रेट से बना रहे हैं रन। अच्छा ये दिल्ली के लिए क्या लगता है आपको? देखिए विजय शंकर मेरे ख्याल में पावर प्ले के अंदर ही बैटिंग करने आ गए थे, दूसरे या तीसरे ओवर में, और वहां से उन्होंने 20 ओवर बैटिंग की। और उसके बाद वो जो ऑलमोस्ट आई थिंक 125 या 126 के स्ट्राइक रेट से उन्होंने बैटिंग की। तो यदि आपके लिए जिस विकेट पर आपको
20 गेंदों में ऑलमोस्ट 185 रन का टारगेट है, राइट? यानी कि जहां पर आपको 9 के एवरेज से रन बनाने हैं, यानी कि 150 का स्ट्राइक रेट आपको मिनिमम पहले ओवर से चाहिए। वहां पर कोई बैट्समैन जो 20 ऑलमोस्ट 18-19 ओवर बैटिंग करे और उसके बाद यदि 125 का स्ट्राइक रेट पे तब पहुंचे जब वो आखिरी में उन्होंने कुछ शॉट्स मारे और इतने विकेट आई मीन कैचेस उनके ड्रॉप हुए, तो आप सही कह रहे हैं। मुझे लग रहा है अक्षर ने सोचा होगा कि इनको विकेट पे खड़े रखना ज्यादा बेटर है, इनको आउट करके विकेट लेना क्यों है? नहीं, क्योंकि अक्षर की बात मैं इसलिए करना चाह रहा था कि अब तक के मैचेस में जिस तरीके से कप्तानी उन्होंने की है, एक होता है ना एक स्ट्रीट स्मार्ट जो ब्रेन होता है, बिल्कुल किस तरीके से हम हर सिचुएशन को पढ़ रहे हैं और उसके हिसाब से हम रिएक्ट कर रहे हैं। और जिस तरीके से अगेन बिल्कुल काबिल तारीफ थी राहुल की बैटिंग, जिन्होंने पूरा एक प्लेटफॉर्म सेट कर दिया दिल्ली के लिए। लेकिन अगेन आप कितने भी रन बोर्ड पे डाल दें, चेन्नई जब बैटिंग करने आती है तो एक प्रेशर रहता ही आपके पास, क्योंकि चेन्नई का रिकॉर्ड रहा है किसी भी सिचुएशन से मैच को निकाल लेना। वो अलग चीज है कि अभी वो हो नहीं पा रहा है उनके साथ। तो वहां पे चेन्नई के अंदर चेन्नई के बैटिंग लाइनअप के खिलाफ इस स्कोर को डिफेंड करना, आई थिंक क्रेडिट गोज टू द कैप्टन। बिल्कुल बिल्कुल आई बिल्कुल थिंक मिचेल स्टार्क भी अच्छे फॉर्म में है, स्टार्टिंग से ही अर्ली विकेट निकालना। और कल तो रचिन रविंद्रा को भी पहले जब आई थिंक मुकेश 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 ने या पहले ने ओवर जब मुकेश ने आउट निकाला। किया पहले ही ओवर में, उसके बाद से मिचेल स्टार्क को ऐसा लग रहा था बिल्कुल ही मतलब घातक गेंदबाजी कर रहे हैं ना, आप उन पर रन बना पा रहे हैं। अगले ही ओवर में उन्होंने कप्तान गायकवाड़ को वापस भेजा। उसके बाद हालांकि विजय शंकर पे अभिषेक पोरेल ने कॉल गलत ले लिया, अदरवाइज यदि वो जाते ड्यू डीआरएस ले लिया होता तो वो आउट थे। तो वो हाँ, वो तो क्लियर क्लियर आउट आउट थे। है। तो आई थिंक घातक गेंदबाजी हो रही है और उतना ही अच्छा डिसीजन मेकिंग। देखिए पूरी टीम को एज अ फील्डिंग यूनिट, एज अ बैटिंग यूनिट, एज अ बॉलिंग यूनिट मेंटेन करना, मोटिवेट करना, टाइम चेंज करना, कहाँ किस स्लॉट में कौन आएगा, किस बैट्समैन के पोजीशन कौन बॉलर अच्छा कर रहा है, किसके लिए फील्ड कहाँ सेट करनी है, ये सब कप्तान की चतुराई है। और अक्षर पटेल आपने बिल्कुल कहा स्पीड स्मार्ट, मतलब वो तो बहुत ही शाणे कप्तानों में से एक है। अगेन दूसरे कप्तान की भी थोड़ी चर्चा की जाए। जिस तरीके से पिछले मैच में हमने देखा था ऋतुराज आउट हुए थे, आई थिंक ऑलमोस्ट सिमिलर बॉल उनको दिया गया था और बहुत सिमिलर पोजीशन पे सिमिलर शॉट में वो आउट हो गए। देखिए मैं गलतियों से गायकवाड़ सीखने के की बारे में उनकी आदत नहीं है, क्या है सीन? देखिए गायकवाड़ के बारे में मैं ये कहना चाहूंगा, वो देखिए मैं बताऊं आपको, वो स्ट्रगल कर रहे हैं। वो स्ट्रगल इसलिए कर रहे हैं बिकॉज उनको अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाके खेलना पड़ रहा है। बिकॉज मैंने जैसे कि आपको बताया कि टॉप 5 में वो स्पार्क नहीं दिख रहा है, जो मतलब एक अग्रेसिव अप्रोच होता है ना रन्स बनाने का, वो जब कोई नहीं कर रहा है तो ऋतुराज गायकवाड़ कोशिश ये कर रहे हैं कि मैं वो चीज करूं, जो कि उन्होंने पहले मैच में जो मुंबई इंडियंस के अगेंस्ट मैच था उसमें उन्होंने 50 मारी थी, जो कि उनकी आईपीएल हिस्ट्री की सबसे फास्टेस्ट 50 थी। तो वो उस इंटेंट को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं बट वो हो नहीं पा रहा है उनसे अभी। तो एक तरीके से तो मैं उनकी सराहना करूंगा कि बीइंग अ कैप्टन वो ये रिस्क उठाने को तैयार हैं, पहली चीज। लेकिन साथ ही साथ लेकिन वो पे ऑफ नहीं कर रहा है उन्हें। वो कोशिश बहुत कर रहे हैं लेकिन पे ऑफ नहीं कर रहा। तो गायकवाड़ जिस तरीके की बैटिंग कर रहे हैं वो कोशिश बहुत कर रहे हैं बट वो रन बना नहीं पा रहे हैं, और इसी चक्कर में चेन्नई सुपर किंग्स को अपनी बैटिंग लाइनअप के बारे में सोचना पड़ेगा आगे के मैचेस में कि किस तरीके से अपना एक प्लेइंग 11 बनाए। बिकॉज कल भी आप देख लीजिए शायद 5 ही विकेट गिरे थे चेन्नई के, और अगले बैट्समैन उनके बाद रविचंद्रन अश्विन थे जो लॉन्ग हिट्स के लिए नहीं जाने जाते हैं। तो टीम की बैटिंग 5वें नंबर के बाद खत्म हो चुकी थी एक तरीके से, करेक्ट है करेक्ट ना। तो करेक्ट करेक्ट। अगर आपको 180 चेस करना हो, स्पेशली लास्ट के 3-4 साल में जिस तरीके से T20 का गेम बढ़ता चला जा रहा है, इवॉल्व होता चला जा रहा है, तो आप उस चीज पे रिलाई नहीं कर सकते कि हाँ चलिए स्लो विकेट है आपके पास तो आपने वहां पे अपने स्पिनर्स लगा दिए और बैट्समैन वही 150 160 के आसपास स्कोर करके फिर आप जीत गए। मुझे लग बिकॉज रहा है आपको पता ही है कि कल का गेम चौथे विकेट के बाद ही खत्म हो गया था, 5वें विकेट हाँ पे बिल्कुल धोनी आए थे। बिल्कुल और बिल्कुल आई थिंक ऋतुराज गायकवाड़ की जो आपने बात की, एक और जो मुझे लगता है कि कई बार जब आपका पूर्व कप्तान की इतनी फैन फॉलोइंग हो तो आप एक ऑलरेडी एक एक्स्ट्रा एडिड प्रेशर होता है आपके ऊपर, प्रेशर में हाँ होते हैं। हाँ। क्योंकि आज भी यही है कि सीएसके कहीं ना कहीं धोनी के आगे आसपास ही घूम रहा है। वो और सीएस की टीम नहीं, वो धोनी की टीम मानी जाती है, सीएस की टीम नहीं है वो, धोनी टीम है वो। दूसरी बात यह है कि अब चूंकि धोनी भी सिर्फ अपनी गेम के आसपास नहीं है, तो शायद ये बहुत बड़ा मिसमैच आपको ओवरऑल परफॉर्मेंस में नजर आ। हम्म।
और शायद इसीलिए मैंने आपको पहले भी एक अपने पॉडकास्ट वीडियो में बोला था कि मैं नहीं देखता कि चेन्नई सुपर किंग्स टॉप 4 में जा पाएगी इस साल। लास्ट ईयर भी नहीं वो लोग गए थे, और लास्ट ईयर भी यही सिमिलर काइंड ऑफ बैटिंग थी इनकी टॉप 5 में। हम्म। तो प्रॉब्लम इनके साथ वही आ रही है, जैसे कि हमें सबको पता है कि वो 180 प्लस चेज नहीं कर पाई है चेन्नई की टीम कभी भी, और वो अपने घर पे भी नहीं कर पाई है, वैसे भी स्लो विकेट है वहां पे, तो वहां तो वैसे भी आपको 180 प्लस चेज करने में मुश्किल आने ही वाली है। तो अप्रोच करेक्ट, जो है आपकी है ही नहीं, उस इंटेंट के साथ आप खेल ही नहीं रहे, अग्रेसिव अप्रोच है ही नहीं, तो फिर आप कैसे चेज कर लेंगे? करेक्ट। मेरे हिसाब से इस मैच का अगर मैं टेक अवे की बात करूं तो मेरे हिसाब से दो टेक अवेज था। पहला तो ये कि जैसे हमने पहले भी अपने पॉडकास्ट में बात की है कि आपको बेसिक सही रखने चाहिए। अगर आप शुरू के 10 ओवर में भी या 8 ओवर में भी 8 या 7.5 8 7 के एवरेज से भी अगर रन बनाते हो, विकेट मेंटेन रखते हो, आप इंटैक्ट रखते हो और उस पेस को मेंटेन करते हो, तो फिर आप बाकी के 12 ओवर में 10 ओवर में आप उस 8 के रन रेट को 12 13 14 के रन रेट पे लेके जा सकते हो, जो कि आपका एग्रीगेट 10 या 200 के आसपास आप पहुंच जाते हो। इस मैच में दिल्ली ने वही किया। केएल राहुल की हम्म। तारीफ करनी चाहिए जिस तरीके से उन्होंने उस पेस को मेंटेन किया। दूसरा टेक अवे मेरे हिसाब से ये है कि चेन्नई में अब धोनी को एक डिसीजन ले लेना चाहिए। आई थिंक जैसा रितेश कह रहे हो, ले ही चुका है उन्होंने डिसीजन, उसको अनाउंस भी कर देना चाहिए और एक जो कंफ्यूजन हो रखा है पूरे टीम में उसको दूर करना चाहिए। मुझे लगता है शायद कल जो पूरा परिवार आया था और जो आपने अभी हिंट भी किया, मे बी शायद आने वाले गेम्स में आपको धोनी एज एन इम्पैक्ट प्लेयर नजर आए। नहीं, उन्हें खेलना भी एज एन इम्पैक्ट प्लेयर ही चाहिए। अगर उनके नीज में सच में प्रॉब्लम है, अगर फ्लेमिंग बार बार इस चीज पे एम्फेसाइज कर रहे हैं, तो आप वो इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पे खेलिए और आप अपना गेम खेलिए। आप ये मत देखिए जैसे धोनी, मैं आपको सही बताऊं, मैं बड़ा तरीके से आपको ये बताने वाला हूँ कि 2023 और 2024 के आईपीएल को अगर छोड़ दिया जाए तो धोनी उससे पहले भी यही टेस्ट मैचेस वाली इनिंग्स ही खेल रहे थे। 2022 में भी उन्होंने ये किया था, 21 में भी वही किया था। तो अगर 23-24 में उनका फॉर्म था, वहां पर वो 23 रन बना रहे थे, तो अगर आपको इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में अगर आपको लेके आ रहे हैं टीम में, तो आपको वैसा ही गेम दिखाना पड़ेगा, स्पेशली तब जब आपकी टीम में स्पार्क की कमी है, बैटिंग नहीं, लाइनअप में मुझे एक्चुअली स्पार्क वो की कमी है। इम्पैक्ट प्लेयर के लिए इसलिए फिट लगते हैं क्योंकि यदि आप देखिएगा तो मेजरली आप यदि बैटिंग इम्पैक्ट जब यूज करते हो, आपको एक ऐसा प्लेयर चाहिए होता है जो आखिरी की जब 10 12 15 गेंद बची हो तो वो 200 250 300 के स्ट्राइक रेट से भी रन बना सके। और धोनी पिछले कंसिस्टेंटली यही मैचेस से परफॉर्म कर रहे हैं कि जब 18 19 ओवर 18.5 ओवर खत्म हो जाते हैं, तब जो आखिरी की 9 गेंद बचती है, फिर उनकी टीम को चाहे 100 रन चाहिए, चाहे 60 रन चाहिए, चाहे 40 रन चाहिए, चाहे 20 रन चाहिए, फिर वो ताबड़तोड़ बैटिंग शुरू। तो आई मुझे थिंक लगता है मुझे लगता है एक नया फॉर्मेट निकालना पड़ेगा धोनी के लिए। जैसे अभी हम T20 की बात करते हैं, T10 भी आ गया है, एक B10 लाना पड़ेगा जहाँ पे 10 बॉलों की गेम होगी, B10 बॉल 10, नहीं, और और देखिए धोनी उसमें इसमें मैं खेलेंगे एक और चीज ऐड करूंगा। इसमें एक मैं सर की बात पे एक चीज ऐड करूंगा। जैसे सर ने बोला कि लास्ट के मतलब 7 8 9 10 बॉल में आप बैटिंग करने आओ, उसके बाद आपका स्ट्राइक रेट उस तरीके का बन जाएगा, आपने छक्के वक्के मार दिए, मैच खत्म, है ना। भले ही आप जीतो या हारो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा हो उस टाइम पे, क्योंकि आपने बहुत लेट कर दिया। ऐसे ही मैं ट्रिस्टन स्टब्स की बात करना चाहूंगा। स्टब्स भी जब आए थे बैटिंग करने के लिए तो टीम इतना ज्यादा प्रेशर में नहीं थी, बट उन्होंने अपनी चांसेस को भुनाया। उनने छक्के करेक्ट। ही मारे, चौके ही मारे, और एक स्ट्राइक रेट मेंटेन करके चला, जिससे राहुल पे प्रेशर नहीं पड़ने दिया उनने। और जबकि राहुल ने पोस्ट मैच में ये चीज बोली थी कि बीच में मैं स्ट्रगल कर रहा था, मतलब हम्म। इतना टिकने के बाद भी, और वो हीट के चक्कर में स्ट्रगल कर रहे थे क्योंकि वहां पे गर्मी इतनी रहती है। तो उस टाइम पे स्टब्स ने जिस तरीके की, भले ही वो एक 20 25 रन का नॉक था, लेकिन वो जिस पेस पे खेला गया था वो इंपॉर्टेंट था, वो इंटेंट था वहां पे। तो ऐसी अगर पेस पे अगर चेन्नई के 2 3 बैट्समैन भी खेल गए होते, तो शायद मैच के वो आसपास पहुंच सकते थे कल। तो दोस्तों, जैसा हम देख रहे हैं, चेन्नई के लिए आज की तारीख में चेन्नई ना हो गया, विन नहीं हो गया है, जहां पे विन उनको नहीं मिल पा रही है। और दिल्ली कैपिटल्स ने धूम मचा रखा है और अच्छा खेल रहे हैं वो, और मेरे हिसाब से इस तरह से आगे बढ़ेंगे वो। अ, अगर आप फैंटेसी टीम बनाते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाइए, वहां पे हम हर मैच के पहले टीम अनाउंस करते हैं, वहां से इनसाइट्स लेके अपनी टीम बनाइए और ढेर सारी धनराशि अपने रिस्पेक्टिव प्लेटफॉर्म पे जीतिए। और अगर हमारे वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं, हमारी एनालिसिस आपको पसंद आ रही है और हम जो प्रेडिक्शन कर रहे हैं वो पसंद आ रहा है, तो हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमें कमेंट करके बताएं। हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए इंटरेस्टिंग इंसाइट्स के लिए, जहां पे हर मैच में हम प्री एंड पोस्ट एनालिसिस करते हैं और प्रेडिक्शंस देते हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ स्पोर्ट्स स्नैक्स के साथ। धन्यवाद।